आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ आपको MBBS जब करेंगे तब भी पढ़ाई जाएगी, इसलिए इससे क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, आपको नीट में जरूर मिलेगा। तो सगर्भता का चिकित्सीय समापन का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब चिकित्सकों के द्वारा जो प्रेगनेंसी है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये चीज़ हमको पढ़ना है। तो देखिए कह रहा है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MTP कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि गर्भावस्था पूर्ण होने यानी जब बच्चा पैदा होने का समय आ जाए उससे पहले, मतलब समय न पूर्ण होने पाए उससे पहले जानबूझकर या अपनी इच्छा रूप से जो प्रेगनेंसी है या जो गर्भ है उसके समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय गर्भता समापन, जिसको अंग्रेजी में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है इंटेंशनल और वॉलंटरी, मतलब कहने का मतलब कि जानबूझकर या स्वेच्छा से। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बिफोर फुल टर्म मतलब पूरा समय, बच्चा जैसे 9 महीना के लगभग पेट में रहता है तो उतना समय पूर्ण होने के बाद जब कुदरती तरीके से उसका डिलीवरी हो, उससे पहले ही जानबूझकर या अपनी इच्छा के अनुसार गर्भपात करा देना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये इसकी परिभाषा बन गई। कह रहा है कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन यानी 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय गर्भता समापन कराए जाते हैं। यानी डॉक्टरों के द्वारा 45 से 50 मिलियन यानी लगभग 4.5 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास बच्चों का डिलीवरी टाइम से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। तो पूरे संसार भर में जितनी सगर्भता है यानी प्रेगनेंसी है, उनमें से 1/5 भाग लगभग इसी प्रकार से MTP के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है एम्ब्रियो को या गर्भ को। कह रहा है तथापि MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। तो देखिए MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हिंदी में चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं, इस मुद्दे पर पूरे संसार भर में बहस छिड़ी हुई है और एक कहा जा रहा है कि भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाना जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृत प्रदान कर दी थी। तो ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि MTP एक्ट इंडिया में कब लागू हुआ, तो 1971 ईस्वी में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो गैर कानूनी तरीके से मादा भ्रूण हत्या यानी फीमेल एम्ब्रियो जो है, जो लड़की है पेट के अंदर पल रही है, उसकी हत्या बहुत गैर कानूनी ढंग से आज भी हमारे देश में बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसको रोकने के लिए 1971 में ये MTP एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को लागू किया गया। अब आगे देखिए, कह रहा है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों, यानी डिलीवरी की अवधि पूर्ण होने के पहले ही बच्चे को पेट से बाहर निकाल देना, ऐसा क्यों किया जाता है। तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, या फिर चाहे वे लापरवाही के लिए से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो, या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। तो जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा पेट में पल रहा है और उस बच्चे को हम नहीं चाह रहे, तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि उस बच्चे को हम नहीं चाह रहे। तो 3-4 कारण हैं। पहले तो हमारी इच्छा नहीं थी, फिर भी प्रेग्नेंट हो गई कोई महिला, उसकी इच्छा नहीं थी, तो डिलीवरी ये टर्मिनेशन करवाया जाएगा। या फिर लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो सकता है कि इस्तेमाल तो किया गया हो गर्भनिरोधक साधनों का, लेकिन धोखा पड़ गया हो, असुरक्षित रहा हो, या मैथुन के समय गर्भनिरोधक या असुरक्षित यौन संबंधों, मतलब कोई सुरक्षा जैसे कंडोम वगैरह का उपयोग न किया गया हो, या करना चाहिए नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो गया हो धोखे से, तो यह असुरक्षित यौन संबंध। या फिर गर्भनिरोधक उपाय के असफल होने, या फिर बलात्कार यानी रेप जैसी घटना के कारण हो सकते हैं, जिसके कारण बच्चे को टर्मिनेट करना पड़ रहा है या गर्भ समापन करना पड़ रहा है, सगर्भता समापन करना पड़ रहा है। तो इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। तो एक कारण और हो सकता है कि बच्चे को कुछ ऐसी बीमारी हो जिसके कारण मां की जान को खतरा हो, या बच्चे की ही जान को खतरा हो, या दोनों की जान को खतरा हो, या बच्चे में कोई ऐसा प्राकृतिक मतलब बीमारी हो जिसके कारण ये दिक्कत हो कि बच्चे को दुनिया में रहने में बहुत दिक्कतें आएंगी, तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय गर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। तो ध्यान दीजिए कि 36 महीने की प्रेगनेंसी की अवधि होती है लगभग, तो पहले 12 सप्ताह जो होंगे, 36 सप्ताह, महीने नहीं 36 सप्ताह, तो जो पहले 12 सप्ताह है ये 1/3 है 36 का, तो इसीलिए पहली तिमाही कह रहा है। तो पहली तिमाही, और जाहिर सी बात है कि 36 सप्ताह में 9 महीने होते हैं, तो 12 सप्ताह में 3 महीने होंगे, तो इसलिए पहली तिमाही कह रहा है। तो पहली तिमाही में अगर MTP करा लिया जाए, चिकित्सीय सगर्भता समापन कराया जाए, तो ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। कह रहा है इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर MTP गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जितने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की घटनाएं हैं वो असुरक्षित नीम हकीमों से कराई जाती हैं, क्योंकि जब कोई आदमी गलत करता है तो छुपाना चाहता है, छुपाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता, और इस स्थिति में उसकी मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिए के लिंग निर्धारण के लिए उल्ब वेधन का दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। तो दूसरी घटना क्या है कि लोग चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि बच्चे का लिंग क्या है, यानी वो लड़का है कि लड़की है। तो देखिए कह रहा है कि अनदर डेंजरस ट्रेंड इन द मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। दूसरी सबसे खतरनाक चीज ये है कि हम पेट में जब बच्चा रहता है तो उसके भ्रूण को जानना चाहते हैं कि लड़का है कि लड़की। तो वही कह रहा है कि बहुधा यह देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। तो उल्ब वेधन का मतलब एमनियोसेंटेसिस। तो दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्ब वेधन का दुरुपयोग यानी एमनियोसेंटेसिस जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग किया जाता है बच्चे का लिंग परीक्षण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है यानी फीमेल चाइल्ड है, एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। तो इसीलिए देखे होंगे आप जहां अल्ट्रासाउंड होता है वहां लिखा रहता है कि बच्चे का लिंग परीक्षण कराना गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपात में जान के जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपर्युक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। तो ये जो असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए अस्पतालों में ताकि उपर्युक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। अब आगे आ जाता है यौन संचारित संक्रमण यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STIs बोलते हैं इसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी सेक्स करते समय कौन कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती है। तो कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण STI या रजित रोग VD जिसको शॉर्ट फॉर्म है विनेरियल डिजीज अथवा जनन मार्ग यानी RTI यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन संक्रमण कहा जाता है। सुजाक जिसको गोनोरिया अंग्रेजी में बोलते हैं, सिफिलिस, हर्पीज, जननिक परिसर्प जिसको जेनाइटल हर्पीज कहते हैं, क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनस्ता, लैंगिक मस्से, यकृत शोथ बी यानी हेपेटाइटिस बी और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV यानी एड्स आदि सामान्य योग संचारित रोग है। इन सब के साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। HIV सबसे ज्यादा खतरनाक। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जो जो आपके NCERT में दिया है और नीट में पूछा जा सकता है उसको हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए कह रहा है इन्फेक्शंस आर डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअली इंटरकोर्स यानी यौन करते समय जो इन्फेक्शन या बीमारी एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाती है, चली जाती है, उसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर विनेरियल डिजीज भी बोलते हैं VD
और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी आरटीआई। इसके अंतर्गत गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियाज, जेनाइटल वार्ट यानी जनन अंगों में मस्से जो पड़ जाते हैं, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी जिसको यकृत शोथ कह रहा है, ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर HIV लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STIs। तो HIV भी इसी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। एमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज मोर डेंजरस। जो HIV है हमारा इन सारी बीमारियों में सबसे खतरनाक है। आगे कह रहा है कि इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस बी तथा HIV यानी ह्यूमन इम्यून वायरस के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों जिनको टीका जिनसे लगाया जाता है, शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित रक्ताधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि HIV, हेपेटाइटिस बी आदि जो संक्रमण है ये हमारे जो सुई लगाए जाते हैं, टीका लगाते समय जो सुई का इस्तेमाल करते हैं यानी सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, या सर्जरी के समय जो औजारों का इस्तेमाल करते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी दूसरे को ब्लड देते समय, रक्तदान करते समय जो इन सिरिंज या औजार यूज किए जाते हैं, या माता के शरीर में जब गर्भ रहता है, बच्चा रहता है, तो उस समय माता के गर्भ से, माता के शरीर से बच्चे में बीमारी संक्रमित हो जाए या संचारित हो जाए या ट्रांसमिट हो जाए, तो इस प्रकार से ट्रांसमिशन भी हो सकता है। अब आगे देखिए, यकृत शोथ बी यानी हेपेटाइटिस बी जननिक परिसर्प तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये 2-3 बीमारी हैं जिनको छोड़ करके, जैसे हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज जिसको जननिक परिसर्प कह रहा है, तथा HIV, ये 3 बीमारी को छोड़ करके लगभग सारी बीमारियां दवा इलाज कराने पर ठीक हो जाते हैं, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचानना एवं इनका उचित ढंग से इलाज करवाया जाए। यह जरूरी है कि तुरंत ये बीमारी पता चल जाए और सही से इसका इलाज हो जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र यानी गुप्तांग में खुजली, तरल स्राव आना यानी लिक्विड फ्लूइड निकलना, हल्का दर्द तथा सूजन यानी स्वेलिंग आदि हो सकते हैं। तो इन माध्यमों से हम लोग इन बीमारियों को पता लगा सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं, मतलब जो इन्फेक्टेड फीमेल है उसमें हो सकता है लक्षण ना प्रकट हो, कभी कभी उनमें संक्रमण यानी इन्फेक्शन के लक्षण प्रकट नहीं होते और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण यानी इन्फेक्शन की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। तो समाज में कुछ विकृतियां फैली हैं जिससे उस व्यक्ति को दवा इलाज कराने से रोका जाता है। कुछ सामाजिक ऐसी कुरीतियां हैं। तो वही कह रहा है कि संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रोण शोथज रोग जिसको PID कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो हमारी कमर की जो हड्डी होती है और ये पूरा भाग होता है, इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो इसमें जो इन्फेक्शन होता है उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या इसमें जो बीमारी होती है उसको पूरा सम्मिलित रूप से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या हिंदी में श्रोण शोथज
रोग कहा जाता है, जिससे बाद में गर्भपात कराना पड़ सकता है। मृत शिशु जन्म यानी मरे हुए बच्चे का जन्म हो सकता है। व अस्थानिक सगर्भता, मतलब जहां प्रेगनेंसी होना चाहिए वहां ना होकर दूसरी जगह। बंध्यता यानी बांझपन आ सकता है, अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। तो इतनी चीजों को आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए सब। मतलब शुरुआत में जब हम इलाज नहीं करवाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगी, या गर्भपात कराना पड़ सकता है, या मरे हुए बच्चे का जन्म हो सकता है, या जहां प्रेगनेंसी होना चाहिए वहां ना हो, या बंध्यता की स्थिति आ जाए, बांझपन की, अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो जाए। इतनी दिक्कतें हो सकती हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि समय पर अगर हम जांच नहीं कराएंगे तो दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर। तो बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन यानी बीमारी के बृहद लक्षण दिखाई देंगे, व्हिच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसको पीआईडी कहते हैं, एबॉर्शन यानी गर्भपात, या स्टिल बर्थ, मरे हुए बच्चे का जन्म हो सकता है, या इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी गर्भाशय में जनरली प्रेगनेंसी होना चाहिए लेकिन किसी दूसरे अंग में हो सकती है। इनफर्टिलिटी यानी बच्चे न पैदा होने वाली कंडीशन आ सकती है कि आगे भविष्य में माँ को बच्चे पैदा ही ना हो। और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या गर्भावस्था का जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। तो इस तरह की दिक्कतें भविष्य में आ सकती हैं। अब कह रहा है यौन संचारित संक्रमण यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों यानी इन्फेक्शन के प्रति अति संवेदनशील हैं, यानी मोर वेरी सेंसिटिव हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई है। वो आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, लेकिन घबराएं मत, इससे बचाव का उपाय तो आपके हाथों में ही है। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। तो अगर जो 3 नियम नीचे दिए गए हैं इनका हम पालन करेंगे तो हम इन गंभीर घटनाओं से बच सकते हैं, जैसे किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। ये काम आप करेंगे तो इन घटनाओं से बच सकते हैं। ये काम नहीं करेंगे मतलब मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो कंडोम का इस्तेमाल करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चलते ही पूरा इलाज कराएं। अगर फिर भी ये ऊपर वाली दोनों गड़बड़ी हो गई हैं और ऐसा लगे कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है तो तुरंत शुरुआत में ही डॉक्टर से मिलना है और सही ढंग से अपनी समस्या को बता करके उसका इलाज करवाना। तो ये 3 सावधानियां अगर हम लोग रखेंगे तो जो ऊपर घटनाएं हो रही हैं इतनी गंभीर, उनसे बचा जा सकता है। अब अगली हेडिंग हमारी आ जाती है बंध्यता। बंध्यता का मतलब इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि बच्चा ना पैदा होना, मतलब गर्भ ना धारण होना। तो बंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंध हैं, यानी बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद
वे बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बंध्यता को साधारण रूप में ये कह सकते हैं कि उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद, यानी कंडोम या किसी कंट्रासेप्शन सुरक्षा न लेने के बावजूद भी उनमें बच्चा पैदा करने में की क्षमता नहीं है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। तो बच्चा न पैदा होने की स्थिति को इनफर्टिलिटी या बंध्यता कहते हैं, और इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, जो कि हमारा शारीरिक गड़बड़ी हो सकती है, या जन्म से ही ये दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई बीमारी के कारण हो सकती है, या कोई दवा ले ली हो उसके कारण ऐसा हो सकता है, या प्रतिरक्षात्मक, और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब साइकोलॉजिकल भी ऐसा हो सकता है और प्रतिरक्षात्मक भी ऐसा हो सकता है। तो देखिए, द रीजन फॉर द कुड बी में फिजिकल यानी शारीरिक हो सकता है, या कॉन्जेनाइटल यानी जन्मजात हो सकता है, या डिजीज कोई बीमारी हो उस कारण से हो सकता है, या कोई ड्रग्स यानी दवा ले लिया हो इस कारण से, या इम्यूनोलॉजिकल प्रतिरक्षात्मक हो सकता है, यानी हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसी प्रतिक्रिया चल रही है जिससे बच्चे नहीं हो रहे, और इवन साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक यानी व्यक्ति के मानसिक कुछ गड़बड़ी है उस कारण से हो सकता है। तो ये चीजें हो सकती हैं। अब देखिए आगे कह रहा भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों यानी माता पिता में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। तो बच्चा तो माता पिता दोनों के संयोग से होता है, तो दोनों में से किसी के भी गड़बड़ी हो तो बच्चा नहीं पैदा होगा, जबकि हमारे भारत देश में महिलाओं को ही लोग दोष देते हैं। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां यानी बंध्यता क्लिनिक यानी स्टेरिलिटी क्लिनिक, इनफर्टिलिटी क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं, और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती हैं। तो क्लिनिक खोली गई हैं हमारी इंडिया में। इन क्लिनिक को कहते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक या स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट, जिसको इनफर्टिलिटी क्लिनिक बोलते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों की डायग्नोसिस होगी यानी पता लगाया जाएगा, और उनका ट्रीटमेंट करके कुछ संभावनाएं बन सकती हैं कि दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद मिल सके। फिर भी यहाँ ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है। वहाँ कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनमें बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां यानी ART कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर बीमारी दूर ना हो पाए तो ऐसे दोष जो ठीक नहीं हो पाते यानी बच्चों को पैदा करने में दंपति संभावित नहीं है, माता पिता बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे इलाज के बाद भी, तो कुछ यूनिट बनाई गई हैं जिनको सहायक जनन प्रौद्योगिकियां यानी ART कहलाते हैं। ये जो है गर्भधारण कराने में सहायता करते हैं। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं, ART जिसको कहते हैं। तो ये इस काम में मदद करती हैं। अब देखिए इस काम में मदद के लिए आगे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पात्र निषेचन, जिसको इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इन विट्रो, जिसको IVF यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब जैसे माता के गर्भ के अंदर बच्चा में फर्टिलाइजेशन होता है अंदर ओवम और स्पर्म में, वैसे ही फर्टिलाइजेशन हम माता के शरीर से बाहर कराएंगे प्रैक्टिकल तौर पर किसी प्रयोगशाला में।
तो पात्र निषेचन यानी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण यानी ET ऐसा एक उपयोग हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि हम पहले ही बच्चे को बाहर बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन करा लें यानी निषेचन करा लें और उसके बाद जो एम्ब्रियो बने उसका स्थानांतरण गर्भ में कर दें। ये टेक्निक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी ET जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह रहा है इन वन ऑफ सच मेथड। यह भी एक प्रकार का मेथड हो सकता है। इस विधि में जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये विधि जो है इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। मतलब टेस्ट ट्यूब में ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको माता के गर्भ में डाल दिया जाता है और बच्चा माता के गर्भ में पलने लगता है। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूप परिस्थितियों में युग्मनज यानी एम्ब्रियो बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया। तो फिर फीमेल का ओवम यानी अंडाणु मादा का और नर का शुक्राणु यानी स्पर्म लेकर के टेस्ट ट्यूब में या प्रयोगशाला में हम लोग एम्ब्रियो बनाते हैं। और इस एम्ब्रियो को आगे क्या कह रहा है, इस युग्मनज यानी एम्ब्रियो का प्रारंभिक भ्रूण यानी 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे युग्मनज अंतःडिंबवाहिनी यानी फैलोपी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी ZIFT कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि प्रयोगशाला में जो एम्ब्रियो या युग्मनज बनाया जाता है इसको क्या करते हैं कि जब ये डिवीजन करके 8 कोशिकाओं वाली ब्लास्टोमियर बना लेता है, धीरे धीरे डिवीजन करके एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो में जब 8 कोश की अवस्था होती है तो क्या करते हैं कि फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर या स्थानांतरित कर देते हैं, जिसे युग्मनज अंडडिंबवाहिनी यानी फैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं, अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर अंग्रेजी में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ZIFT कहते हैं। तो ऐसा हम लोग कर देते हैं। तो ये भी पूछा जाएगा आपसे नीट में कि कितने कोश की अवस्था में हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। तो 8 कोश की अवस्था में ऐसा करते हैं। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर 8 कोशिकाओं तक है तो फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किया जाता है, और अगर 8 कोशिका से ज्यादा हो गया तो डायरेक्ट यूटेरस यानी गर्भाशय में डालते हैं माता के, और इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर या IUT कहते हैं। तो गर्भाशय को यूटेरस बोलते हैं, तो गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होगा, और फैलोपियन ट्यूब में करेंगे तो इसे इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे। तो 8 कोशिका तक की अवस्था को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और 8 कोशिका से ज्यादा की अवस्था को गर्भाशय या यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं, और इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझते चले जाएंगे। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या होती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूण को ही स्थानांतरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट घटना है कि जिन स्त्रियों में प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण की समस्या है तो उनमें क्या करते हैं कि जीवे निषेचन यानी जीव के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, यानी माता जीव है तो माता के शरीर के ही अंदर यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन, शरीर के अंदर इन विवो और शरीर से बाहर प्रयोगशाला में इन विट्रो
जिसको पात्र निषेचन हिंदी में कहते हैं। तो माता के शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करा करके युग्मकों यानी गैमीट का संलयन या फर्टिलाइजेशन करा के बनने वाले भ्रूण या एम्ब्रियो को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं फिर कि किसी फीमेल में एम्ब्रियो को निर्माण करते हैं शरीर के अंदर ही, फिर दूसरे माँ के एम्ब्रियो में ट्रांसफर करते हैं या उसी में कर देते हैं। ऐसे मामलों में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसी स्त्री है जिसमें ओवम यानी अंडाणु नहीं बन पा रहा, तो उसके लिए अन्य तरीका ये है कि इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों को फैलोपी नलिका से स्थानांतरित यानी GIFT कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दाता यानी दूसरी स्त्री है जो देगी अंडाणु को, उसको दाता बोलेंगे, तो वो अंडाणु या ओवम देगी। तो जिस महिला के अंडाणु नहीं बन रहा है तो उसके शरीर की फैलोपियन नलिका में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने फैलोपियन नलिका से ही अंडाणु गर्भाशय तक पहुंचते हैं, तो इसलिए अंडाणुओं को फैलोपियन नलिका में डाला जाता है। इसे फैलोपी नलिका में स्थानांतरण या GIFT कहते हैं। जाइगोट, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, GIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इन चीजों को बहुत गंभीरता से ध्यान दीजिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन यानी ICSI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ से अंडरलाइन करिए ये पूरा, कि प्रयोगशाला में अगर हम एम्ब्रियो यानी भ्रूण को बनाना चाहें जो कि नर और मादा गैमीट यानी युग्मक या अंडाणु या शुक्राणु के मिलन से बनता है, तो प्रयोगशाला में हम अगर ऐसा करना चाहें तो इसे ICSI कहते हैं, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। इंट्रायूट्राइन ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे प्रयोगशाला में एम्ब्रियो का या भ्रूण का निर्माण किया जा सके। बंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं है अथवा जिसके स्खलित वीर्य में अंडाणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन आर्टिफिशियल मतलब AI तकनीक से किया जा सकता है। तो अभी तो बात हुई कि जिस महिला में अंडाणु न बन रहा हो तो दूसरी महिला से अंडाणु लेकर के उसके गर्भ में शुक्राणु और अंडाणु को फर्टिलाइजेशन करा के गर्भधारण कराया जाता है। लेकिन जिस पुरुष में स्पर्म न बन रहे हो, वीर्य सेचन करने में सहयोग न कर पाए यानी सीमेन न बन रहा हो, तो उसमें क्या करते हैं कि कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक से उनमें वीर्य सेचन का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI टेक्निक होती है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अगर पति में बन रहा है शुक्राणु तो पति से या कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति जो दान कर सकता है शुक्राणु, तो उससे लेकर के कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से या तो स्त्री की योनि में
अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है इन शुक्राणुओं को। इसे अंतः गर्भाशय वीरसेचन या IUI कहते हैं। ये पूरे देखिए मामले बहुत इम्पोर्टेंट है और कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन हैंडलिंग की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती है। तो जितनी टेक्निक है बहुत अच्छे डॉक्टरों द्वारा की जाती हैं और सब बहुत महंगी हैं। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध हैं। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक घटक भी काफी निर्धारक होते हैं। जैसे आदमी कहने लगता है कि दूसरे का बच्चा उसके पेट में पल रहा है, तो सामाजिक बुराइयां भी हैं जिसके कारण भी लोग नहीं करते, और ये तकनीकी महंगी भी बहुत है। जैसे एक टेस्ट ट्यूब बेबी वाले कार्यक्रम में 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है, उसमें भी जरूरी नहीं कि वो सफल हो, तो इसलिए महंगी तकनीकी है। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाजत देता है और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। तो जिन माता पिता को बच्चे नहीं हो रहे तो सबसे अच्छा तरीका है कि दुनियादारी के चक्कर में पड़ने से अच्छा किसी ऐसे बच्चे को जो कुपोषित है, जिसके देख रेख की सुविधाएं नहीं है, उसको गोद ले लिया जाए और उसकी देख रेख की जाए। ये सबसे अच्छा तरीका है। अब देखिए आगे आ जाता है सारांश। तो जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक समस्या है स्वस्थ स्वास्थ्य से है। दुनिया में हमारा देश पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाई है। तो इंडिया पहला ऐसा देश है, तो इसलिए इसको इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाने चाहिए। अब आगे देखिए, कह रहा है ये सारी कार्य योजनाएं वर्तमान में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आगे बढ़ाई जा रही हैं। जनन स्वास्थ्य हासिल करने की दिशा में लोगों के बीच जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उनसे जुड़े बदलावों, किशोरावस्था मतलब जब बचपन से जवानी की तरफ आदमी जाता है, एवं एडल्टहुड जिसको कहते हैं, एवं उससे जुड़े बदलावों, शारीरिक एवं स्वच्छतापूर्ण यौन प्रक्रियाओं, HIV एड्स सहित यौन संचारित संक्रमणों के बारे में परामर्श देना एवं जागरूकता पैदा करना इस दिशा में पहला कदम है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा आर्तव यानी ऋतुस्राव या मासिक माहवारी में अनियमितताएं, सगर्भता संबंधी पहलुओं, प्रसव, चिकित्सीय सगर्भता समापन आदि से जुड़ी समस्याओं की देखभाल, इनके लिए चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना और जन्म नियंत्रण, प्रसवोत्तर शिशु एवं माता की देखभाल यानी जब डिलीवरी हो जाए तब माता और बच्चे की देखभाल एवं प्रबंधन यानी उसका रखरखाव आदि RCH कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो चूंकि ये चीज हम पढ़ चुके हैं ऊपर, इसलिए फिलहाल जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। अब आगे देखिए, हमारे देश में कुल मिलाकर जनन स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है, जैसा कि घटी हुई शिशु एवं मातृ मृत्यु दर दर्शाती है। साथ ही यौन संचारित संक्रमणों की जल्दी ही पहचान एवं उनका उपचार, बंध्य दंपतियों की सहायता आदि भी बेहतर हुई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा जीवन के रहन सहन की बेहतर परिस्थितियां होने के कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार की वृद्धि ने गर्भ निरोधक उपायों के सघन प्रचार को अनिवार्य बना दिया। क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए गर्भ निरोधक उपाय हमको अपनाने चाहिए।
अब आगे देखते हैं। कह रहा है आज के दौर में विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपलब्ध हैं, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उपलब्ध हैं, जैसे कि प्राकृतिक या परंपरागत यानी नेचुरल, रोधक यानी बैरियर, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, गोलियाँ यानी पिल्स, आईयूडी जिनको इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहते हैं, टीके के रूप में, मतलब आईयूडी टीके के रूप में उपलब्ध है, यानी इंजेक्शन के द्वारा शरीर में डाल दिया जाता है, अंतर्रोपण यानी इम्प्लांट, तथा शल्य विधियां यानी सर्जरी मेथड। यद्यपि गर्भ निरोधक उपाय जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है, तथापि व्यक्ति को इन्हें उपयोग में लाने के लिए बाध्य किया जाता है, ताकि व्यक्ति सगर्भता से बच सके यानी प्रेगनेंसी से बच सके, या उसमें देरी करे अथवा सगर्भता के बीच अंतराल रखे। तो इससे क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलेगी। अब देखिए आगे कह रहा है कि हमारे देश में चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी नियम कानून के तहत हम एमटीपी रूल बना दिया गया है। सामान्य रूप से चिकित्सीय सगर्भता का उपयोग बलात्कार जैसे मामलों में से हुई अनचाही सगर्भता तथा सामान्य या कभी कभार के यौन संबंधों आदि से पैदा हुई सगर्भता को समाप्त कराने हेतु किया जाता है। ऐसे मामलों में भी एमटीपी यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन, एमटीपी को अंग्रेजी में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, किया जाता है जहां बार बार की सगर्भता यानी प्रेगनेंसी मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक या जानलेवा साबित हो रही हो। तो कहने का मतलब यह है कि बलात्कार से जो प्रेगनेंसी आ जाए या ना इच्छा रही वो प्रेग्नेंट हो जाए महिला, या फिर माँ बच्चे में से कोई बीमारी हो, तो उस स्थिति में हम एमटीपी का उपयोग करते हैं, यानी बच्चे को का गर्भधारण होने से बचाने के लिए एमटीपी का सहारा लेते हैं। यौन संबंधों द्वारा संचारित होने वाले संक्रमणों या रोगों को यौन संचारित रोग या एसटीडी कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। स्रोत सोजक रोग जिसको पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मृत शिशु जन्म तथा बंध्यता जैसी घटनाएं भी इनसे जुड़ी होती है। इन रोगों का जल्दी पता लगा लेने से इन्हें अच्छे इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है। अनजान व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों से मैथुन से बचा जाना चाहिए। इसके साथ ही मैथुन के दौरान अनिवार्य रूप से कुछ सावधानियों के साथ कंडोम का इस्तेमाल यौन संचारित रोगों से बचाव के कुछ सरल से उपाय। तो कंडोम का इस्तेमाल करें जिससे यौन रोगों से बचा जा सकता है। 2 वर्ष तक मुक्त या सुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भधारण न हो पाने की स्थिति को बंध्यता कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर पति पत्नी या मेल फीमेल 2 साल तक आपस में सेक्स करें और फिर भी बच्चा पैदा ना हो, तो फिर हम इसे बंध्यता या इनफर्टिलिटी कह देते हैं। तो 2 साल की अवधि है। ऐसे निसंतान दंपतियों की मदद हेतु अब विभिन्न उपाय उपलब्ध हैं। पात्रे निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण स्थानांतरण के द्वारा स्त्री के जनन मार्ग में भ्रूण को स्थापित करके संतान पाई जाती है। यह एक सामान्य विधि है जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम कहा जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेगनेंसी लाई जा सकती है। तो ये सारी विधियां डिटेल में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। ये सारांश है, तो सारांश को सारांश के हिसाब से पढ़ेंगे। अब आगे आ जाता है अभ्यास के अंतर्गत कुछ प्रश्न, तो इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।